बोलचाल में भी बवासीर ही कहते हैं। इंग्लिश में पाइल्स कहते हैं। मेडिकल यानी डॉक्टरी में हेमराइड बोलते हैं। और यूनानी में एक नाम है दवालिये मिकाद। बवासीर भी है और दवालिये मिकाद है। ये सब बवासीर के नाम हैं। ठीक है। तो बवासीर बना है बसूर से। बसूर किसे कहते हैं? बसूर के मायना होता है फुंसी के। बसूर जो है फुंसी को बोलते हैं। बसूर से ही बवासीर बना है, यानी कि फुंसियां। इसमें होता क्या है, एनस मिकाद में बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जो है फुंसिया फुंसिया सी बन जाती हैं, गिरा गिरा सी बन जाती हैं। इसलिए इस बीमारी का नाम बवासीर है, यानी कि फुंसियों वाली बीमारी, गिराव वाली बीमारी, सूजन वाली बीमारी। और ये मखसूस है इसका नाम एनस के साथ, यानी कि मिकाद के साथ। तो इसमें दो डेफिनेशन हैं अलग अलग, जो अलग अलग अतिब्बाओं, अलग अलग तबीबों के जरिए से द्वारा दी गई हैं। बुकरात को अबू तिब कहा जाता है। अबू तिब, अबू के मैंने अब्बू यानी कि फादर, और तिब के मैंने तिब। बुकरात तिब के वालिद साहब हैं, यानी कि एक तरीके से पिताजी हैं, यानी कि बाप हैं। तो जब बाप होता है भाई, बाप की तो इज्जत भी होती है। बाप तो बाप होता है। इसीलिए यूनानी में बुकरात साहब की बहुत ज्यादा इज्जत है। ठीक है। उनकी बातों को बहुत गौर से किया जाता है। और बुकरात साहब ने ही आम खास सबके लिए जो तिब को सबके लिए खोला। पहले सिर्फ ये खास खास के लिए था, आम आम लोगों के लिए जब इसको खोला, कुछ शर्तों के साथ, एक हिप्पोक्रेट्स ओथ के साथ। तो इस इन उनके इन कारनामों और इन अच्छाइयों की वजह से जो है उनको अबू तिब कहा जाता है। तो उन एक जो हेमोरॉयड यानी कि बवासीर यानी कि पाइल्स यानी कि दवाल मिकाद की जो परिभाषा है, जो तारीफ है, वो अबू तिब बुकरात साहब के जरिए से दी गई है। और एक जो तारीफ है वो अल्लामा समरकंदी, एक बहुत बड़े पाए के तबीब हुए हैं, बहुत बड़े आलिम हुए हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं, अल्लामा समरकंदी, उनके अनुसार है। तो दोनों को समझना होगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है एग्जाम में कि परिभाषा दे देंगे और परिभाषा देने के बाद नीचे पूछ लेंगे कि ये अल्लामा समरकंदी ने दी है, बुकरात ने दी है, जारिनूस ने दी है, शेख बू अली सीना ने दी। तो इनकी जो परिभाषाएं हैं, इनकी परिभाषाओं को भी बहुत ज्यादा गौर से समझा जाए और पढ़ा जाए। मैं पढ़ रहा हूं। अब आप लोगों को मैंने नोट्स दे दिए हैं। नोट्स आपके सामने हैं, पेज नंबर 309 यानी कि 309 पे हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं। बवासीर की तारीफ। बवासीर की तारीफ यानी कि परिभाषा क्या है बुकरात के अनुसार? क्या है क्या कहते हैं बुकरात साहब? बुकरात साहब कहते हैं बवासीर मर्ज दवाली। मर्ज दवाली वो बीमारी है जो कि जो सिपाही होते हैं, जो चौक वगैरह पे खड़े रहते हैं और मुस्तकिल उनकी ड्यूटी जो है वो ज्यादा देर खड़े होने की होती है, तो उनकी जो पिंडली होती है, यानी कि घुटने से नीचे की जो टांग का हिस्सा होता है पीछे की तरफ, उस पे जो रगे होती है वो मोटी मोटी हो जाती हैं, यानी कि जो वेंस होती है वो मोटी मोटी हो जाती है। उसको मर्ज दवाली कहते हैं। ठीक है। जो पिंडलियों में होता है। अब बुकरात साहब क्या कह रहे हैं? अब मैं मर्ज दवाली की बात नहीं कर रहा हूं, मर्ज दवाली जैसी। ठीक है। बुकरात साहब ने इनका इस्तेमाल किया है, इन लफ्जों को समझाने का इस्तेमाल किया है। बवासीर, बुकरात साहब क्या कहते हैं? बवासीर मर्ज दवाली यानी कि वेरिकोज वेन जैसी बीमारी है। जिस तरीके से घुटनों के नीचे जो है, जो नसें फूल जाती हैं घुटनों के नीचे, और नसों के फूल जाने से जो है, नसों के फूल जाने से जो है नसें बहुत मोटी मोटी हो जाती है, इसी तरीके से बवासीर भी जो है मर्ज दवाली की तरह की एक बीमारी है, यानी कि इसमें भी नसें जो हैं, यानी कि वेंस यानी कि वरीद या औरिदा जो है वो फूल जाती हैं। ठीक है। की तरह, लेकिन मर्ज दवाली यानी कि वेरिकोज वेन में तो फैलती फूलती है पिंडलियों में, घुटनों के नीचे पीछे की तरफ। ठीक है। और बवासीर में कहाँ फूलती है नसें? रेक्टम यानी कि अमाम मुस्तकीम, यानी कि एनस में। ठीक है। अब एनस में क्या चीज फूलती है, इसको ध्यान देना है। रेक्टम यानी कि अमाम मुस्तकीम, ठीक है, की म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन में नहीं, ये सेंटेंस पूरा नहीं अभी हुआ। म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि बलगमी झिल्ली की उरूकी वेसल्स,
उरुकी रसोली है, यानी कि वेसल्स में पाई जाने वाली रसोली है या गिरा है। ये कौन कहते हैं? बुकरात। ठीक है। जैसे कि इंसान का मुंह है, तो मुंह में जो ओरल कैविटी है, ये जो लाल लाल सा है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। इसी तरीके से ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, ये अंदर भी होती है। जैसे जैसे खाना अंदर जाता है, इसका काम क्या है? चिकनाहट पहुंचाना है और नरम रखना है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन एनएस तक होती है। जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो कनाते गिजाई है, जो खाने की नली है, पूरी की पूरी मुंह ओरल कैविटी से लेकर के एनस तक, तो वहां तक जो है अंदर अंदर क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। उसको गिशा उसको बलगमी झिल्ली या गिशाए मुखाती कहते हैं, या म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो मुंह के अंदर है, ठीक है, ये जो लाल लाल सा दिखाई देता है, इसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये मुंह से लेकर के एनस तक होती है, यानी कि मिकात तक होती है। ठीक है। इसका काम क्या होता है? जो खाना आगे जा रहा है, उस चूंकि एक तो ये चिकनाहट देती है, ठीक है, चिकनाहट देती है, नम रखती है, और इससे कुछ इस तरह की लिक्विड भी निकलते हैं जो कि खाने को आगे हजम करने में मदद करते हैं। इसके कई काम हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है फिलहाल इसका ये काम याद रखिए कि इसका एक काम होता है चिकनाहट पहुंचाना। बाकी कामों को आप थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले एक काम देखिए, चिकनाहट पहुंचाना। क्योंकि मुंह के अंदर से लेकर के अनस तक इंसान को चिकनाहट की जरूरत होती है। क्योंकि ऐसी तो कोई चीज है नहीं कि भाई खाना डाल लिया ऊपर से और फिर किसी मूसल वगैरह से जो है उसको ठूस के अंदर पहुंचा दिया गया। सब कुछ अपने आप ही जा रहा है। ठीक है। कुछ मूवमेंट्स हैं, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, लेकिन वो भी तभी काम करती हैं जबकि म्यूकस मेम्ब्रेन की जो जो चिकनाहट है वो बरकरार रहे, यानी कि बनी रहे, ताकि जो खाना है वो मुंह से लेकर के एनस तक जो है प्रॉपर चलता रहे। क्योंकि पीछे से किसी चीज का प्रेशर नहीं पड़ रहा है कि भाई मुंह में खाना डाला और किसी चीज से ठोक लिया, कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है। तो ये जो चिकनाहट है, ये जो खाना आगे चलता है, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है इस म्यूकस मेम्ब्रेन का, यानी कि ये जो अंदर चिकनाहट चिकनाहट है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन की, ध्यान दिया जाए, म्यूकस मेम्ब्रेन की उरूक यानी कि वेसल्स यानी कि वेंस, नसें जो होती हैं, उनका क्या होता है? उनकी वेरिकोज वेन जैसी, यानी कि मर्ज दवाली की तरह की कंडीशन है। और कौन कह रहे हैं? बुकरात। अब दोबारा सुनिए इसको। बवासीर, बुकरात ने बवासीर की मुशाबहत, यानी कि बवासीर की बनावट को जो है मर्ज दवाली से की है बुकरात ने। ठीक है, पहली बात। और उन्होंने कहा है कि रेक्टम यानी कि अमाम मुस्तकीम, रेक्टम होता है ना लास्ट वाला पार्ट, एनस, एनस से ऊपर रेक्टम, फिर सिग्मोइड कॉलन, ठीक है, फिर ऊपर सारी चीजें हैं, ठीक है, और ओरल तक यानी कि मुंह तक। तो क्या कह रहे हैं कि अमाम मुस्तकीम यानी रेक्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि चिकनी चिकनी होती है, इसमें जो रगे हैं, उन रगों की क्या है? वेरिकोज वेन, यानी कि उनके फूलने को बोलते हैं। अब एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं, ये जो बीमारी है जिसको बवासीर बोलते हैं ना, ये मिकाद की बीमारी होती है, ये एनस की बीमारी नहीं होती है, ना ये म्यूकस मेम्ब्रेन की बीमारी होती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन या ये यानी कि ये जो अंदर नरम नरम सा है मुंह के अंदर या एनस तक, ये इसकी बीमारी भी नहीं है, और ये एनस की बीमारी भी नहीं है। ठीक है। मिकाद की बीमारी भी नहीं, मिकाद मिकाद एनस को बोलते हैं। तो फिर ये किसकी बीमारी है? ये बीमारी जो है, जो वेसल्स हैं, जो नसें हैं, जो वेंस हैं, उरूक हैं, उनकी बीमारी है। अगर ये सवाल आ जाए कि बवासीर जो है वो बीमारी है एनस की, रेक्टम की, म्यूकस मेम्ब्रेन की, और एक ऑप्शन डाल दिया जाए इसमें वेसल्स की, वेसल्स यानी कि वेंस की, ठीक है, तो ये वेसल्स और वेंस की है, ना तो ये एनस की है, ना ये म्यूकस मेम्ब्रेन की है। ठीक है। ये किसकी है? वेसल्स यानी कि वेंस की है। वेसल्स किसको बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं उरूक को। आर्टरी को भी वेसल्स बोलते हैं और वेंस को भी वेसल्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो नसें हैं, जो वेसल्स हैं, वो मर्ज दवाली की तरीके से, जैसे कि वेरिकोज वेन होती है, पिंडलियों का जो उभार होता है वहां पे नसें इस तरीके से जो एनस की वेन्स हैं, एनस की वेसल्स हैं, उनमें इस तरह के उभार हो जाते हैं और उनमें उरूकी रसोली बन जाती है। ये कौन कह रहे हैं? बुकरात कह रहे हैं। इसको याद रखा जाए। इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए, क्योंकि अभी तो 5-10 मिनट, घंटा 2 घंटा, 2-4 दिन याद रहेगा, उसके बाद इसमें मुगालते लगने शुरू हो जाएंगे। इसको ऐसे याद रखना है कि बुकरात जो है, बुकरात ने इसको मर्ज दवाली से मुशाबहत, यानी कि इसकी जो नापतोल है वो मर्ज दिवाली से करी है, यानी कि इसकी मुशाबहत, यानी कि ये कैसे लगते हैं? जैसे मर्ज दवाली हो। मर्ज दवाली कहाँ होती है?
घुटनों से नीचे पिंडलियों पे पीछे की तरफ मोटी मोटी नसें हो जाती है, और उनको हो जाती है जो के हवलदार होते हैं और खड़े रहते हैं चौक वगैरह पर, ट्रैफिक लाइट्स पर। चूंकि उनका काम बहुत ज्यादा खड़ा होने का है, तो खड़े खड़े उनकी जो नसें हैं, वेसल्स हैं, जो वेन्स है, वो मोटी हो जाती है, उसको वेरिकोज वेन बोलते हैं। तो इंसान के एनस में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन में जो वेसल्स हैं उसकी रसोली है। ठीक है, और इसकी मुशाबहत, यानी कि इसको देखने, मुशाबहत का मतलब होता है देखने में कैसी लगती है, देखने में जैसे वेरिकोज वेन होता है ना, इस तरह की जो है नसें सी फूल जाती हैं एनस में। ये बुकरात कह रहे हैं। तो इसको याद ऐसे रखा जाएगा कि बुकरात ने जो है इसको वेरिकोज वेन से जोड़ के देखा है। ठीक है, और इसको वेसल्स की रसोली यानी कि उरूक की रसोली कहा है। इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। अब दूसरा क्या है, बवासीर की तारीफ जो है वो समरकंदी, समरकंदी भी एक बड़े तबीब हुए हैं, आलिम फाजिल तबीब हुए हैं, बहुत शानदार किताबें लिखी हैं इन्होंने। ठीक है। तो बवासीर एक प्रकार के उभार हैं। ये क्या कह रहे हैं, उभार हैं। बुकरात ने क्या कहा था, उरूक की रसोली है, उरूक यानी कि नसों की रसोलियां हैं। और ये क्या कह रहे हैं, समरकंदी क्या कह रहे हैं कि बवासीर एक प्रकार का उभार है, यानी उभार कह रहे हैं, जो मिकाद यानी कि एनस, मिकाद किसको कहते हैं, एनस की रगो यानी कि वेसल्स या वेंस, दोनों को रगे रगे बोलते, मतलब वेंस और आर्टरी दोनों को वेसल्स बोलते हैं। तो चाहे तो वेसल्स लिख लीजिए, चाहे वेंस लिख लीजिए। की रगो यानी कि वेसल्स और वेंस के मुंह पर, मुंह का मतलब क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ आकर के मतलब वो आ जाती है ना, और आकर के फिर वापस लौट, आर्टरी से खून आया, फिर वो वेंस में को वापस चला गया, तो एक तरीके से इसको मुंह मान लिया गया है, क्योंकि यहाँ ओपनिंग होती है। ठीक है, मुंह पर सौदावी गलीज खून, सौदावी गलीज खून याद रखने की चीज है। दम बलगम सफरा सौदा, दम बलगम सफरा सौदा, तो दम जो खिलते दम है, ये गाढ़ी खिल्त होती है, सियाह यानी कि काली खिल्त होती है। ठीक है। तो उस इस पूछा जाता है कई बार कि बवासीर कौन सी खिल्त का मर्ज है, बवासीर कौन सी, क्योंकि चार खिलते हैं, दम यानी कि खून, बलगम, सफरा, सौदा। तो बवासीर जो है वो सौदावी खिल्त का मर्ज है। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, और जो आया हुआ है उसको दोबारा आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना कि बवासीर जो है खिलते सौदा की बीमारी है। और सौदावी गलीज, गलीज कहते हैं खराब को, यानी कि जिसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाए, यानी कि ऐसा सौदा जो कि नॉर्मल सौदा नहीं है। क्योंकि चारों खिलते दम बलगम सफरा सौदा अगर ये नॉर्मल होंगी तो फिर इनसे कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। जब भी ये खिलते एबनॉर्मल होंगी, यानी कि गैर तबाही होंगी, इनके अंदर कुछ ना कुछ बिगाड़ पैदा होगा, तो फिर क्या होगा, इनसे कुछ ना कुछ गैर तबाही होने होते ही इनसे कुछ ना कुछ बीमारियां परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो क्या कहते हैं अल्लामा समरकंदी, कहते हैं कि बवासीर एक प्रकार के उभार हैं, रसोली नहीं बोल रहे हैं, उभार बोल रहे हैं। रसोली किसने बोला था, बुकरात ने, जो मिकाद की रगों यानी कि वेसल्स या वेंस के मुंह पर सौदावी गलीज खून, ये समरकंदी ने इस्तेमाल किया है सौदावी गलीज खून, और बुकरात ने इस्तेमाल किया है कि मर्ज दवाली की तरह रेक्टम में उरूकी रसोली। ठीक है। तो समरकंदी कह रहे हैं कि सौदावी गलीज खून से पैदा हो जाती है, और देखने में मांस, मांस नहीं होता, मांस, मांस या दशबज जैसी होती है। ये दशबज जो है ये भी पूछा गया है किसे कहते हैं, दशबज कहते हैं यूनानी, दशबस जो है वो एक यूनानी का लफ्ज है जिसके माने होते हैं मस्से। आपने सुना होगा बवासीर में मस्से हो जाती हैं। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं अल्लामा समरकंदी, ये कह रहे हैं कि देखने में या तो मांस जैसा लगता है, और होता क्या है, सौदावी गलीज खून से पैदा हुई बीमारी है जो कि वेसल्स और वेन्स में हो जाती है, और देखने में दशबस यानी मस्से जैसे लगती है, या फिर कोई मांस जैसी लगती है देखने में। ये अल्लामा समरकंदी कह रहे हैं। याद करने का तरीका ये है, ठीक है, कि बुकरात ने तो इसको वेरिकोज वेन से जोड़ के देखा है, और इसको उरूकी रसोली कहा है। इस चीज को ध्यान रखना, इन शब्दों को ध्यान रखना, जब ये एग्जाम में आएंगे तो ये आपको इसको चुनने में आसानी पैदा करेंगे। और अल्लामा समरकंदी जो है, समरकंदी नाम के जो तबीब हैं, बहुत बड़े तबीब हैं, ये इन्होंने क्या कहा है, सौदावी गलीज खून, ठीक है, इनको उभार बताया है, और इनको देखने में कहा है कि मांस यानी कि मीट, और दशबज यानी कि मस्सो जैसे दिखाई देती हैं, देते थे कौन, बवासीर। ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान सा, जिससे आप इसको भूलोगे नहीं। इसको आसान का तरीका ये है, सबसे पहले जो समरकंदी है वो समरकंदी का नाम सै से बन रहा है, और सौदावी गलीज खून भी सै से बन रहा है, तो सै को सै से जोड़ दो।
यानी कि समरकंदी ने सौदावी गलीज खून से पैदा होने वाली बीमारी बताया है इसको, और दशबज और मांस जैसा बताया है। ठीक है, सै से सौदावी, सौदावी गलीज खून, और सै से समरकंदी। और बुकरात ने इसको वेरिकोज वैन कहा है। ठीक है, ये दो तबीब जो हैं, इन्हीं की जो ज्यादातर तारीफ और परिभाषाएं जो हैं वो ज्यादातर इसमें बवासीर में आती है। तीसरी कुछ आएगी नहीं, अगर इनमें से दो आएगी तो ध्यान रखना। अगर सौदावी खून का जिक्र आ गया तो समरकंदी को लगा देना, और वेरिकोज वैन और उरू की रसूल आ जाए तो बुकरात का लगा देना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। बुकरात ने उरू की रसोली कहा है, और समरकंदी ने इनको मांस कहा कि मांस होती है या दशबज यानी कि कोई मस्से होते हैं। बस, सह से सौदावी, सह से समरकंदी, और उन्होंने, बुकरात ने इसको वेरिकोज वैन जैसा बोला है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर नहीं आया तो आप लोग जो है मुझे बता सकते हैं। सर जी आगे समझने में। अगर समझ में आ गया तो बता दीजिए, नहीं तो जो है, बवासीर जो है, बवासीर को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है समझने के लिए। समझने के लिए बवासीर को, और इसका इलाज में आसानी पैदा करने के लिए, सहूलियत पैदा करने के लिए इसको जो है डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखा गया है। देखिए, बवासीर एक ऐसी बीमारी है, अगर इसको आप ध्यान दे लेंगे तो बहुत आसान है, नहीं तो फिर समझने में इसमें दुश्वारी, दिक्कत, परेशानी होती है। तो मैं आप सभी सभी स्टूडेंट से ये बोल रहा हूँ, आप प्लीज ध्यान बनाए रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो इसको डिवाइड किया गया है, जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको तकसीम किया गया है, वो किया गया है शक्ल व हियत। शक्ल और हियत किसको कहते हैं? दोनों के मायने होते हैं बनावट। ठीक है, यानी कि बनावट के अनुसार बवासीर कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, एनस में टट्टी के रास्ते में होने वाली बीमारी है। अब ये कितनी प्रकार की होती है? तो जो मस्से होते हैं, या मांस होता है, या दशबज होता है, उसकी बनावट के हिसाब से ये कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है बवासीर। ठीक है, शक्लो हियत के एतबार से, यानी कि बनावट के एतबार से बता रहे हैं। बनावट के एतबार से कितने प्रकार की हो गई? बनावट के एतबार से 3 प्रकार की हो गई। नंबर 1 क्या है? बवासीर सौलवी। सौलवी कहते हैं मस्सों को, यानी कि ऐसी बवासीर जिसमें मस्से हों, मस्से पाए जाते हों। बवासीर सौलवी, याद रखना है, सौलवी के माने होते हैं मस्सों के। उसके बाद होते हैं मस्सों से आगे चलते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं, यानी कि बनावट के एतबार से पढ़ रहे हैं हम इसको। ठीक है, यानी कि जो उभार हैं उनके जो बनावट है। तो सबसे पहले बवासीर सोलवी, यानी कि मस्सो मस्सो जैसी बवासीर जिसमें मस्से दिखाई दे। नंबर 2 है बवासीर इनबी। इनबी पेज नंबर 309 पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, बवासीर इनबी, इनबी के माने होते हैं अंगूर जैसी बवासीर। इनब के माने अंगूर के होते हैं। ठीक है, इनब के माने अंगूर के होते हैं, बवासीर इनबी। ठीक है, और नंबर 3 होती है बवासीर तूती। तूत यानी कि शहतूत। शहतूत में बारीक बारीक दाने दाने से एक जगह जुड़े होते हैं, वही शहतूत बनता है। तो अगर है मत्स्य जैसा तो उसको बोलेंगे बवासीर सोलवी। अगर है अंगूर जैसा मोटा उसको बोलेंगे बवासीर इनबी। और अगर है शहतूत की तरह, उसमें बहुत दाने दाने दाने, सरसों सरसों के दाने जैसे या राई के दाने जैसे मिलकर के बना है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे बवासीर तूती, यानी कि शहतूत जैसी बवासीर। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो बंटवारा है बवासीर का अलग अलग तरीके से, ये है हियत और शक्ल, यानी कि बनावट के हिसाब से। अगर बनावट जो है मस्सो जैसी है तो सोलवी, अगर बवासीर जो है अंगूर जैसी मोटी है तो इनबी, अगर बवासीर जो है वो शहतूत जैसी है तो तूती। ये बनावट के हिसाब से। अब एक दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब बवासीर को एक दूसरे हिसाब से भी क्या करते हैं, बवासीर के अलग अलग डिवाइड करते हैं, अलग अलग इसको बांटते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? जिरियानुद्दम के हिसाब से। ये जो पहले वाली क्लासिफिकेशन थी, जो बांटा गया था बवासीर को, वो बांटा गया था बनावट के हिसाब से, अंगूर, मस्से या शहतूत जैसी भी देखने में मस्से लगे। ठीक है, अब दूसरे में क्या होता है? जिरियानुद्दम। जिरियानुद्दम किसको कहते हैं? जिरियानुद्दम कहते हैं, जिरियानुद्दम कहते हैं ब्लीडिंग को, खून बहने को। ठीक है, तो अगर हम खून बहने के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन करें, इसका बंटवारा करें, इसको अलग अलग डिवाइड करें, तो फिर ये दो दो हिस्सों में बंटती है। नंबर 1 खूनी, नंबर 2 बादी। ठीक है, नंबर 1 खूनी यानी कि जिसमें बवासीर में टट्टी के रास्ते से, एनस से, मिकात से खून निकलता हो, उसको खूनी बोलते हैं। और नंबर 2 बादी, जिसमें खून नहीं निकलता
ठीक है, और दूसरी दिक्कतें सामने आती हैं। ठीक, अब जो खूनी है, ठीक है, जरियान दम के हिसाब से दो तरह की, नंबर एक बवासीर दमविया, दम खून को बोलते हैं। मैंने कल भी आपको, जब मैं हेपेटाइटिस पढ़ा रहा था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब मैं यहां पर भी आपको बता रहा हूं, बरा बवासीर दमविया। ठीक है, ऐसी बवासीर जिसमें खून आए, दम के माने खून, इसको दामिया भी बोलते हैं, दामिया, दमविया को दामिया भी बोलते हैं, बवासीर दामिया। इसका एक नाम और भी है आम जबान में, इसको खूनी बवासीर कह देते हैं, क्योंकि खून आता है इसमें, और दम के मायने भी खून ही होते हैं। तो बवासीर दामिया, खूनी बवासीर। और दूसरी बवासीर जो है बवासीर अमिया। ठीक है, बवासीर अमिया, सूखी बवासीर, बादी बवासीर, और इसको इसके अलावा अंधी बवासीर भी कहते हैं, बवासीर अमिया, क्योंकि अम के मायने होता है अंधा। ठीक है, अमिया, अमिया के मायने होता है अंधा। ठीक है, अंधी बवासीर। तो एक तो खूनी बवासीर हो गई जिसको दामिया भी कहते हैं, एक अंधी बवासीर हो गई जिसको बादी भी कहते हैं, अमिया भी कहते हैं, सूखी बवासीर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो डिवाइड किया है हमने, ये जो बांटा है बवासीर को, ये बवासीर को हमने बांटा है खून बहने के हिसाब से, हेमरेज के हिसाब से, ब्लीडिंग के हिसाब से। और इसके पहले जब हमने तीन हिस्सों में बांटा था, सोलवी के हिसाब से, इनबी के हिसाब से, टूथ के हिसाब से, ये कैसे बांटा था, हियत व शक्ल यानी कि बनावट के एतबार से। अब बवासीर का एक डिवाइड यानी कि एक क्लासिफिकेशन और है। ठीक है, बवासीर का एक पहला तो हो गया बनावट के हिसाब से, दूसरा खून बहने ना बहने के हिसाब से, तीसरा क्या है, तीसरा ऐसे है कि बवासीर बाहर की तरफ है एनस में या अंदर की तरफ है, इसलिए कर दिया गया। ठीक है, अब जो बवासीर बाहर की तरफ है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वैसे भी बाहरी को बोलते हैं, हिंदी में शब्द पर ये होता है बाहे, बाहे या वाहे लिख देते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स यानी कि बाहर की पाइल्स। ठीक है, बैरूनी बवासीर यानी कि बाहर, बाहरी बवासीर। बैरूनी जो है वो एक्सटर्नल ही को बोलते हैं। ठीक है, जो बाहरी बवासीर है, वो हिस्सा मिकाद या एनस का, वो हिस्सा जो बाहर की तरफ हो, यानी खाल जिल्द स्किन के पास हो, यानी कि बवासीर जो है जब बाहर की तरफ हो, जो एनस का होल है, जो रास्ता है लेटरिन आने का, जो रास्ता है, अंदर रास्ते में ना हो करके, मान लीजिए लेटरिन का जो रास्ता है वो गोल है, तो अंदर ना हो करके, उभार मस्से मांस जो है वो अंदर ना हो करके लेटरिन के रास्ते पे अगर बाहर है, तो इसको एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं, यूनानी में बैरूनी बवासीर बोलते हैं, बाहरी बवासीर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनस, एनस का वो हिस्सा जो बाहरी तरफ हो, यानी खाल जिल्द स्किन के पास हो, जब उस पर बवासीर हो। ठीक है, ये एक्सटर्नली बवासीर है, यानी कि बाहरी बवासीर है। अब जो अंदरूनी बवासीर है उसका समझ लीजिए। अंदरूनी बवासीर, अंदर की तरफ बवासीर, अंदर यानी कि लेटरिन के, जहां को लेटरिन पास हो रही है उस रास्ते में। ठीक है, इंटरनल पाइल्स भी इसको बोलते हैं। जो वो बवासीर जो कि एनस यानी कि मिकाद से अंदर की तरफ, मिकाद किसे कहते हैं, मिकाद वो रास्ता है जिसमें को लेटरिन निकल के बाहर गिर जाती है, उसको एनस बोलते हैं, मिकाद बोलते हैं। मिकाद से अंदर क्या होता है, रेक्टम, रेक्टम से अंदर क्या होता है, सिग्मॉइड कोलन। ठीक है, कोलन चार होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसवर्स सिग्मॉइड, तो रेक्टम से ऊपर क्या होगा, सिग्मॉइड कोलन, तो सबसे नीचे क्या होगा, एनस। तो जो अंदरूनी बवासीर है, जो बाहरी है, वो तो एनस के ऊपर, बाहर एनस के मुंह पे है, मुंह पे जो है उसके मतलब जो है मस्से से है, मांस है, या अंगूर जैसा है, जो भी है। लेकिन जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ यानी कि एनस, यानी कि रास्ते से ऊपर, और रेक्टम जो है ना, रेक्टम, रेक्टम का बिल्कुल आखिरी हिस्से में, देखिए मान लीजिए ये एनस है, गोल गोल एनस है, एनस से ऊपर चल के जो है फिर क्या शुरू होता है, रेक्टम, रेक्टम के बिल्कुल लास्ट हिस्से में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अंदरूनी बवासीर, इंटरनल बवासीर, इंटरनल पाइल्स। ठीक है, तो अगर अंदर बाहर के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन करें तो एक्सटर्नल पाइल्स, इंटरनल पाइल्स, दो हो गए। और देखने के हिसाब से करें तो नंबर एक सोलवी, ठीक है, मस्सो जैसी, नंबर दो इनबी, अंगूर जैसी, ठीक है, और नंबर तीन तूत यानी कि शहतूत जैसी। और अगर इसको खून बहने ना बहने के हिसाब से करें तो खूनी बवासीर और सूखी बवासीर। तो इसके तीन तरीके से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, इन क्लासिफिकेशन को आप ध्यान रखना। अब एक पॉइंट है लिख दिया गया है, रीह बवासीर किसे कहते हैं, रीह बवासीर, कभी कभी बवासीर, बवासीर वाले मस्से आंतों में कहीं पर भी हो सकते हैं।
अब तक जो हमने बात की थी ये तो हमने एनस के आसपास, मिकाद के आसपास की बवासीर की बात कर रहे थे। कभी कभी जो आंत होती है, आंत में कहीं भी हो जाते हैं, आंत में क्या हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं। ठीक है, कहीं भी हो सकते हैं, यानी आंतों में कहीं छिपे होते हैं जो बाहर की तरफ नहीं निकलते, और ना ही उनसे खून रिश्ता है, ना तो वो बाहर से दिखाई देते हैं, ना वो रेक्टम में होते, वो ऊपर कहीं आंत में होते हैं। कभी कभी इस तरह की हालत देखने में मिलती है। लेकिन ऐसे मस्सों की वजह से रियाह यानी गैस बहुत ज्यादा बनती है। इसको इसीलिए इसको रीह बवासीर कहते हैं, यानी कि गैस वाली बवासीर कहते हैं। ठीक है, रीह बवासीर क्या, जो मस्से हैं वो रेक्टम में नहीं होते, ना एनस में होते, बल्कि कहीं आंत में होते हैं ऊपर, और वो दिखाई भी नहीं देते। ठीक है, दिखाई तो वैसे भी नहीं देने हैं उनको, वो अंदर है, मतलब वो ऐसे हैं कि वो बाहर नहीं निकले होते, यानी कि अंदर ही होते हैं वो, उसमें क्या कहते हैं, आंत में, आंत की दीवार में ही होते हैं वो। ठीक है, बाहर नहीं होते, और होते हैं ऊपर आंत में कहीं भी। अब उनकी वजह से क्या होता है, गैस बवासी गैस जो है, यानी कि रीह, गैस को रीह भी बोलते हैं, रीह बहुत ज्यादा बनती है, इसलिए इसको रीही बवासीर कह देते हैं। अब यहां तक हो गया हमारा, रीह बवासीर हो गया, इसका तीनों तरह के क्लासिफिकेशन हो गए। अब हम पढ़ते हैं इसके असबाब, यानी कि इसकी वजह क्या है, बवासीर क्यों होती है आदमी को। ठीक है, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो है कब्ज। सबसे बड़ी वजह जो होती है बवासीर की, वो कब्ज होता है। ठीक है, कब्ज यानी बराज, यानी कि जो स्टूल होता है, जो टट्टी होता है, का सख्त आना। ठीक है, ये पहली वजह होती है। ये हमने लेकिन यहाँ पे बी पे लिखा हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट है, मैं इसको फर्स्ट लिख रहा हूं इसके सामने, आप ध्यान रखना, पहली कब्ज पहली वजह है जिसकी वजह से बवासीर होती है। उसके बाद क्या है, दबाव, यानी जब वेंस यानी वरीद, जो वेंस हैं वो वरीद के ऊपर दबाव पड़ता हो, तो वेंस यानी वरीदें फूल जाती हैं। कब्ज से बवासीर होने की वजह भी यही है। जो लोग सो रहे हैं क्लास में वो जाग जाइए, सोओगे तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, मतलब वेंस के ऊपर दबाव पड़ने से भी बवासीर होती है। कब्ज में भी दबाव ही पड़ता है, वहां जो सूखी लैट्रीन होती है, जो सूखा सूखा पाखाना होता है, लैट्रीन नहीं बोलेंगे, जो सूखा पाखाना होता है, सूखी टट्टी होती है, सूखा बराज होता है, उसका प्रेशर पड़ता है। तो पहली वजह क्या, कब्ज। ठीक है, और फिर क्या होता है, सुस्ती आराम पसंदी वाली जिंदगी गुजारना। जो लोग आराम पसंद जिंदगी गुजारते हैं, सुस्ती करते हैं और ज्यादा बैठे रहते हैं, उनको बवासीर हो जाती है। यहां भी वजह प्रेशर यानी कि दबाव ही है, क्योंकि पूरी बॉडी का जो वजन होता है वो एनस के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ भी जो वजह है बवासीर की, वो दबाव ही है। ठीक है, कब्ज में भी दबाव ही है। एक क्या होता है, गोश्त यानी कि मांस, लाल मिर्च, गरम मसाले, शराब, बैंगन, चिकनी चुपड़ा, पकौड़ी, कचौड़ी वगैरह। ठीक है, ज्यादा खाने वालों को ये बीमारियां हो जाती है। मांस खाने वालों को हो जाती है, लाल मिर्च खाने, गरम मसाले खाने वालों को, शराब पीने वालों को, चिकना चुपड़ा खाने वालों को ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं असबाब, कारण यानी कि वजह। एक क्या है, तेज दस्तावर दवाई से, अगर कोई कवी मुश्किल, तेज दस्तावर दवाई यानी कि ऐसी दवाई जो बहुत तेजी के दस्त लाए, ऐसी दवाई जो बहुत तेजी के साथ दस्त लाए, उसको कवी मुसील कहते हैं। कवी कहते हैं ताकतवर को, मुसील कहते हैं दस्त लाने वाली दवाई को। यानी कि ऐसी दस्तावर दवाई जो बहुत तेजी से दस्त लाए। ठीक है, जैसे कि तुरबुद। ठीक है, या फिर जैसे कि जमाल गोटा। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एकदम बिल्कुल पतला करके दस्तों को लाते हैं और बहुत तेजी के साथ लाते हैं। तो कई बार ऐसी दवाइयों से भी जो है बवासीर हो जाती है, यानी कि एनस की जो रगें हैं वो बाहर की तरफ लटक सकती हैं, जो दबाव पड़ने की वजह से। जिगर के फंक्शन में खराबी से, अगर जिगर का फंक्शन, लिवर के जो फंक्शन है उसमें खराबी आ जाए, तो जाहिर सी बात है कब्ज होगा, और कब्ज के बाद फिर वो दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने के बाद क्या होगा, बवासीर होगी। प्रेगनेंसी में ध्यान देना, आप लोगों को ध्यान देना है इस बात पे। ठीक है, प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था, यानी कि हमल। ठीक है, हमल में भी हो जाता है। इसीलिए जो गायनी की जो डॉक्टर्स होती हैं, जो लेडी डॉक्टर होती है, फीमेल फीमेल, जो कि प्रेगनेंसी को हैंडल करती हैं, लेबर को हैंडल करती हैं, डिलीवरी को हैंडल करती हैं, वो इस बात का ख्याल रखती हैं कि मरीज को जो है कब्ज ना हो, पेट नरम रहे, ऐसे खाने खाने के लिए बताए जाते हैं, और पेट नरम रहे इस तरह की कुछ जरूरी दवाइयां भी दी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी का एक कॉम्प्लिकेशन है, पाइल्स।
प्रेगनेंसी में वैसे तो कुछ नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल चीज है, लेकिन उसका कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि उसमें ये दिक्कत पैदा हो सकती है। अब क्या होता है, एक होता है प्रोस्टेटोमिगली। मर्दों में जो है प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है, ठीक है, जो कि मनी, जिससे मनी होकर के गुजरती है, वो प्रोस्टेट होती है वहां पे। तो अगर ये प्रोस्टेट बढ़ जाए तो इससे भी कई बार बवासीर हो जाती है। एक क्या होता है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है कई बार उनको भी हो जाती है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो रगें फूलती हैं, और बवासीर में क्या होता है, एनस की रगें फूल जाती हैं। अब क्या एक आगे चीज बताई गई है, ABCDFGH, मान लीजिए इसको H पॉइंट बना लीजिए। ये बीमारी ज्यादातर अधेड़ उम्र में होती है। अधेड़ यानी कि 40 से 60 साल की जो उम्र होती है, इसको अधेड़ उम्र बोल देते हैं। और इसको सिन्ने कहूलत, सिन्न कहूलत यानी कि अधेड़, अधेड़ उम्र भी कहा गया है। सिन्ने कहूलत यानी कि अधेड़। अब हम पढ़ रहे हैं अलामात यानी कि निशानियां, यानी कि बवासीर होने की क्या क्या निशानियां हैं। ठीक है। जो बैरूनी बवासीर है, जो बाहर वाली बवासीर है, जिसमें एनस के मुंह पर यानी कि एनस के बाहर पर, ठीक है, जो एनल ओरिफिस है, यानी कि सुराख है एनस का, उसके जो जो बाहर की तरफ होगी, जिसको एक्सटर्नल बोलते हैं, मैंने आपको बताया था मकाम यानी कि जगह के अनुसार बाहर या अंदर, एक्सटर्नल या इंटरनल पाइल्स। तो जो एक्सटर्नल पाइल्स है, ठीक है, तो उसकी क्या क्या निशानियां होगी। नंबर एक, खुजली होगी। ठीक है। नंबर दो, नीले रंग के गोल उभार हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नसें जब फूल जाती हैं, फूलने के बाद उनको प्रॉपर इतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। मैं थोड़ा मॉडर्न के हिसाब से समझा रहा हूँ, हालांकि ये यूनानी, उनको प्रॉपर इतना ऑक्सीजन नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, तो वहां साइनोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से वो उनका जो कलर है वो नीला हो जाता है, नीले पट पड़ जाती है। ठीक है। तो नीले रंग के गोल उभार, उनमें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। ठीक है। मिकाद का सिकुड़ जाना, जब बवासीर जो होती है एक्सटर्नल होती है, तो इसमें देखने में क्या आता है कि मिकाद यानी कि एनस सिकुड़ जाता है। ठीक है। और नीले रंग के उभार हो जाते हैं, उनमें दर्द होता है और खुजली होती है। ये एक्सटर्नल पाइल्स यानी कि जो बाहर वाली पाइल्स है, बाहर वाली बवासीर है, बैरूनी बवासीर है, उसकी निशानी। अब एक क्या है, अंदरूनी बवासीर। अंदरूनी बवासीर का मतलब क्या हो, जो इंटरनल है, यानी कि रेक्टम में आखिर के हिस्से में जो है, जो कि मैंने बताया था अभी। ठीक है। इसमें क्या आता है, स्टूल यानी कि जो पाखाना है के बाहर आने से पहले, जब पाखाना यानी कि टट्टी यानी कि पोटी जब बाहर आ रही है, तो उससे पहले भी और बाद में भी खून आएगा। किसमें, अंदरूनी बवासीर में। पहले भी और बाद में भी अंदरूनी बवासीर में, अगर वो अंदरूनी बवासीर खूनी भी है तो, अगर वो अंदरूनी बवासीर खूनी भी है तो उसमें क्या होगा, उसमें लेटरिन के आने से पहले भी, क्योंकि जब ऊपर से सूखा हुआ बराज यानी कि सूखी हुई टट्टी आएगी, तो मसों में ठेल मारती हुई आएगी। जब उसमें ठेल मारेगी तो उसके अंदर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई रग जो है वो पंचर होगी, उसमें से खून निकलेगा, तो खून आगे आगे पीछे बराज। और फिर बाद में भी जो है, बराज के बाद में जब पाखाना कर लेता है आदमी, बाद में भी कुछ बूंदे खून की टपकती हैं। यह है अंदरूनी बवासीर, जो कि खूनी भी हो की निशानी। नंबर दो, मिकाद में भारीपन, यानी कि लेटरिन के रास्ते में भारीपन महसूस होता है मरीज को। नंबर तीन, खून की कमी, क्योंकि जब लगातार इंसान अगर, क्योंकि इंसान, हर एक इंसान 1 से 2 बार रोजाना 24 घंटे में पाखाना करने के लिए, हाजत को करने के लिए, पूरा करने के लिए जाता है, खारिज करने के लिए जाता है रोजाना। और हर एक इंसान की जो मोशंस हैं, जो तबीयत है, उसको दिन में कम से कम एक बार, दिन यानी कि 24 घंटे रात दिन में 1 से 2 बार पाखाने, पाखाना खारिज करने के लिए जाना भी चाहिए। ठीक है। एक सही तरीका भी यही है। ठीक है। जब इंसान 1 से 2 बार, चाहे वो 5 ml ही खून छोड़े या 3 ही छोड़े, जब लगातार छोड़ेगा तो साल 6 महीने में क्या होगा, खून की कमी पड़ जाएगी। ठीक है। तो जो अंदरूनी बवासीर जो खूनी भी हो, उसमें क्या होता है, खून की कमी यानी कि एनीमिया। और इसको यूनानी में बोलते हैं फकरुद्दम। मैं इसको एंट्री कर रहा हूँ, फकरुद्दम यानी कि खून की कमी। मैं दोबारा भेजूंगा PDF, उसको डिलीट मार करके। ठीक है। फकरुद्दम यानी कि खून की कमी भी क्या होता है, हो जाती है। फिर क्या होता है, खून मिला हुआ म्यूकस। म्यूकस यानी कि चिकना, जो म्यूकस होता है, जो अंदर म्यूकस है, चिकनाहट है, कई बार उसमें क्या होता है,
उससे आंव सी गिरने लग जाती है नीचे, खून मिला हुआ चिकना चिकना, उसको आंव बोल देते हैं। ठीक है, तो वो आने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मस्से बाहर आने के बाद अंदर नहीं जा पाते। ठीक है, यूनानी में तो इसके ग्रेड सिस्टम नहीं है, लेकिन एलोपैथिक में पाइल्स का ग्रेड सिस्टम है। ठीक है, इसको अलग अलग ग्रेड में बांट दिया गया है कि भाई एक वो है जिसमें मस्से जो बाहर आ जाएं वो पाखाना करने के बाद अंदर अपने आप चले जाएं। एक ऐसे हैं कि उसमें जो मस्से हैं वो अंदर जो है उंगली से करने पड़े, नहीं जा पा रहे हैं। फिर एक एक तरकीब वो है कि मस्से जब बाहर आ गए वो उंगली से भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको ग्रेड कर दिया है, इसको एक दो तीन चार करके चार ग्रेड में चेंज कर, चार ग्रेड में बदल दिया है। लेकिन यूनानी में ग्रेड सिस्टम नहीं है। तो यहाँ सीधा सीधा से क्या है, कई बार ऐसा होता है कि मस्से बाहर आने के बाद अंदर नहीं जा पाते, इस पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब इसका इलाज क्या है, सबसे पहले हम अपना यूनानी इलाज देखेंगे इसका, उसके बाद फिर हम अंग्रेजी इलाज देखेंगे, इंग्लिश ट्रीटमेंट, एलोपैथिक इलाज देखेंगे। तो इलाज क्या है, नंबर एक, इलाज में सबसे पहली चीज क्या है, असबाब, यानी कि जो वजह, असबाब किसको कहते हैं, कारणों को बोलते हैं। सबब, सबब एक को कहते हैं, एक वजह को सबब बोलते हैं, जब कई वजह हो उसको असबाब बोलते हैं। एक कारण को कारण और कई कारणों, और कई को कारणों ज्यादा यानी कि बोलते हैं। ठीक है, तो असबाब यानी कि कारणों का इलाज किया जाए, यानी कि जिस वजह से बवासीर हो रही है उस वजह को खत्म किया जाए। अगर कब्ज की वजह से है, कब्ज को खत्म किया जाए, भारीपन की वजह से भारीपन से किया जाए। एक थुलथुला आदमी है, मोटा, हर टाइम बैठा रहता है, करता वर्ता नहीं, उसे बोला जाए कि भाई तुम काम नहीं करते, बात अलग, कम से कम एक्सरसाइज क्या करो। ठीक है, एक आदमी जो है वो मांस और मदिरा इन चीजों का खूब सेवन करता है, जोर लगा के उसे बोला जाए कि आपको हरी सब्जियां खानी है। ठीक है, और मांस मदिरा इस तरह की चीजें जो है उल्टी सीधी ये चिकनी चुपड़ी चीजों से बचना है, हल्का खाना खाना है। ठीक है, उसकी जो डाइट सिस्टम है वो करना है, फाइबर, ठीक है, फाइबरस डाइट, फाइबर जो है, फाइबर वाली डाइट जो है उसको चुनना है अपने खाने में। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें इनके अंदर जो है अच्छाई पैदा करेंगी, यानी कि जो जो खराबियां थी, जो जो वजह थी जिनकी वजह से बवासीर हो रही थी, उन सब कारणों को, बवासीर होने के कारणों को, वजहों का इलाज करेंगे, सबसे पहले उन्हें खत्म करेंगे, उन्हें सही करेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई आराम पसंद आदमी है उसे वर्जिश बताओ, एक्सरसाइज करो आप। ठीक है, हरी सब्जियां, सलाद, फाइबर वाली गिजाएं खाना खाया जाए, जो गोश्त वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है, या शराब वगैरह पीते हैं, शराब वगैरह जो पीते हैं उन्हें बोलो कि शराब छोड़ दे। ठीक है, तला भुना खाते हैं, तला भुना छोड़ दे। जो हाइपरटेंशन का इलाज, जिनको हाइपरटेंशन है, बीपी है जिनका बढ़ा रहता है, तो अगर वो किसी परेशानी में बढ़ा रहता है तो उसको जो है मतलब थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट किया जाए अगर कोई प्रॉब्लम है। और अगर किसी का पैदाइशी बढ़ा रहता है तो उसको बोला जाए कि आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए और धार्मिक कामों में लगिए, अपने अपने धर्म के हिसाब से आप अपने धार्मिक कामों में जुड़िए और इधर इधर की वाहियात चीजों से बचिए। आपका माइंड जो है, जो जब आपका माइंड जो है ईश्वर परमात्मा अल्लाह में लगेगा तो आप इधर उधर वाहियात कामों में नहीं लगेंगे और आपके मन में शांति आएगी। ठीक है, तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल कीजिए, चाहे वो रूहानी हो चाहे वो जिस्मानी हो। रूहानी यानी कि अगर दिमाग में ऐसी गर्मी आ रही है उसे कहिए भाई धर्म वरम के काम किया करो, थोड़ा दान पुण्य किया करो। और भाई अगर मान लीजिए वैसे है कोई बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज किया जाए, यानी कि हाइपरटेंशन जैसा भी है उस हाइपरटेंशन को खत्म किया जाए। ठीक है जी, ये पहली वजह हो गई। अब दूसरी वजह क्या है, दूसरी वजह है फसद। फसद किसको बोलते हैं, खून निकाल देना। ठीक है, खून निकाल करके अजाला कर देना बीमारी का। ठीक है, ये रेजिमेंटल थेरेपी में आता है, रेजिमेंटल थेरेपी में आपको पढ़ा चुका हूँ। रेजिमेंटल थेरेपी में जो है, जो फसद है, वेंसेक्शन, काउटराइजेशन यानी कि दागना, ठीक है, और तारीख यानी कि पसीना लाना, कपिंग यानी कि हिजामा करना, ये सारी के रेजिमेंटल थेरेपी। कुल मिलाकर रेजिमेंटल थेरेपी इलाज का वो तरीका है जिसमें दवाइयाँ नाम चारे को बहुत थोड़ी बहुत इस्तेमाल करती है। ज्यादातर क्या होता है, कुछ इस तरह के मतलब जुगाड़ हैं कि वो इस तरह के क्रियाकलाप हैं, इस तरह के काम हैं कि उनके करने से ही क्या होता है, आराम हो जाता है। जैसे कि खून निकालना, कोई दवाई थोड़ी डाल रहे हैं मुंह में, लेकिन खून निकाल दे से आराम हो गया, दाग दिया तो आराम हो गया। ठीक है, पसीना दिला दिया तो आराम हो गया, जोंक चिपका दी तो आराम हो गया, लीच थेरेपी उसको बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, रेजिमेंटल थेरेपी। तो रेजिमेंटल थेरेपी में क्या करते हैं, फसद, बवासीर की सभी किस्मों में, बवासीर की जितने भी किस्में हैं, ठीक है, चाहे वो जो है मस्सो वाली है, चाहे वो इनबी यानी अंगूर वाली है, चाहे वो तूती है, चाहे वो एक्सटर्नल है, चाहे वो इंटरनल है, चाहे वो खूनी है, चाहे वो बादी है, कैसी भी बवासीर की किस्म हो, ठीक है,
बवासीर की कैसी भी किस्म हो जो कि हमने क्लासिफिकेशन किया है, चाहे वो जो है मतलब बनावट के एतबार से है, चाहे वो अंदर बाहर के हिसाब से है, चाहे वो खून आने ना आने के हिसाब से, क्लासिफिकेशन के हिसाब से है, बवासीर की कोई भी किस्म है, अगर बासलीक यानी कि तनूर बदन की फसद खोली जाएंगे तो सब में फायदा होगा, चाहे कैसी भी बवासीर। बासलीक किधर है? बासलीक ये जो हमारी बाजू होती है कोहने से लेकर के जो हमारी कलाई है, इसमें अंदरूनी अंदरूनी तरफ होती है। और कितनी खोलनी होती है? इतनी खोलनी होती है, अगर कमजोर आदमी होता है उसका खून कब निकालना होता है, कहीं ऐसा ना हो कि इतना खून निकाल दिया गया कि उसको फिर खून चढ़ाना पड़ जाए। तो इतना निकाले जिसको वो बर्दाश्त कर जाए, और इतना निकाला जाए जितनी उसकी बीमारी की तेजी हो। अगर बीमारी बहुत तेज है तो थोड़ा ज्यादा निकाल दिया जाए, बीमारी कम है तो कम निकाल दिया जाए, मतलब मरीज ठीक भी हो जाए और उसको परेशानी भी ना, ऐसा ना हो कि इतनी फसद खोल दी, इतनी फसद खोल दी, वो उसी से बेहोश हो गया, बात गलत हो जाएगी। ठीक है। तो इंसान की बीमारी, इंसान की हिम्मत वगैरह को ध्यान में रखकर फसद खोली जाए, गलीज सौदा को खारिज करने के लिए खारिज फसद खोली जाए, क्योंकि बवासीर जो है वो सौदावी मर्ज है, गलीज सौदावी खून से। अल्लामा समरकंदी ने इसको बताया है कि गलीज सौदावी खून से पैदा होने वाले उभार जो कि मांस या मस्से हो सकते हैं, ये अल्लामा समरकंदी की डेफिनेशन है। ठीक है। अब ये दूसरी बात फसद हो गई। तीसरी बात क्या है? मुसहिल व मुंजिज सौदा, यानी सौदा को जिस्म से बाहर खारिज करने वाली दवाइयां देनी चाहिए। ठीक है। और जो सौदा को खारिज करने वाली दवाई दी जाती है वो कम से कम 14 दिन, नहीं तो 40 दिन तक दी जाती है। सवाल ये भी आया हुआ है कि जो मुसहिल सौदा दवाइयां हैं वो कितने दिन दी जाती है? वो कम से कम 14 दिन, नहीं तो 40 दिन दी जाती है। ये सवाल भी आया हुआ है। अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ गया कि मुसीले सौदा दवाई कितनी, या मुसीले या मुंजिजे सौदा, यानी कि सौदा को जिस्म से खारिज करने वाली जो दवाइयां हैं या सौदा को पकाने वाली जो दवाइयां हैं कितने दिन दी जाती हैं, तो 14 से 40 दिन दी जाती हैं। ये सवाल भी पूछा गया है कि कितने दिन तक दी जाती हैं जो मुसीले सौदा दवाई दी जाती हैं, यानी कि लैट्रीन के रास्ते में, दस्तों के रास्ते में। इस हाल से बना है मुसहिल, इस हाल के मायने होते हैं दस्त, यानी कि मुसील सौदा, यानी कि जो दस्तों में सौदा को खारिज करते हैं, ऐसी दवाइयों को 14 से 40 दिन तक देते हैं। अब नाफे बवासीर, नाफे बवासीर अदविया, यानी कि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो बवासीर में फायदा पहुंचाती हैं, लेकिन क्यों पहुंचाती हैं इसकी बारीकी का इल्म नहीं है। इसका नहीं पता कि वो आराम क्यों पहुंचा रही हैं, लेकिन उनका बहुत अच्छा रोल है बवासीर को फायदा पहुंचाने में। तो ऐसी दवाइयों को बोलते हैं जो नफा पहुंचाती हो, फायदा पहुंचाती हो। ठीक है। और जब बवासीर में फायदा पहुंचाती हो तो उसको बोलते हैं नाफे बवासीर, यानी कि नाफे बवासीर। ठीक है। नाफे बवासीर अदविया वो दवाइयां जो बवासीर में आराम पहुंचाती हैं। कौन कौन सी है? वैसे तो तीन है। नंबर एक मुकिल, नंबर दो रसोत, नंबर तीन गंदना। गंदना जो है उसको कुर्रास भी बोलते हैं। और कुर्रास जो है, जैसी हरी प्याज होती है ना, हरी प्याज की स्पीसीज की, हरी प्याज की जाति ही की एक एक तरीके से पौधा है ये। हरी प्याज की जाति ही की तरह का ये जो है एक पौधा है, बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि उसकी जाति का है, यानी कि एक तरह की हरी प्याज ही होती है कुर्रास। ठीक है। गंदना, इसके इसे गंदना भी कहते हैं। और ये भी आया हुआ है कि गंदना किसको बोलते हैं? कुर्रास को बोलते हैं। और कुर्रास क्या होता है? वो हरी प्याज की किस्म की हरी प्याज ही, यानी कि एक तरीके से है हरी प्याज की स्पीसीज की ही एक प्रकार है। ठीक है। ये जो तीनों दवाई है, मुकिल हुई, रसौत हुई, गंदना हुई, ये तीनों की तीनों नाफाए बवासीर है। कई अतिब्बा जो है बकायन, जिस तरह एक दरख्त होता है बकायन, उसके बकायन को भी जो है वो नाफे बवासीर मानते हैं, यानी कि तीन या चार। अब क्या है? अगर खून ज्यादा बह रहा हो तो हाबिस दम, यानी कि खून को खुश्क करने वाली, हाबिस कहते हैं खुश्क करने वाली, सुखाने वाली, दम कहते हैं खून को खुश्क करने वाली। काबिज दम, काबिज कहते हैं किसी चीज को रोक देना, कब्ज कर देना। ठीक है। काबिज दम यानी कि खून को रोक देने वाली, हाबिस खून को खुश्क कर देने वाली, सुखा देने वाली। खून रोकने वाली दवाइयां देंगे, उनमें कौन कौन सी है? अंजबार है, गिरु है, संगे जराहत है, फिटकरी है, दम्मुल अखवैन है। ये सारी की सारी यूनानी दवाइयां हैं। नर्मदा जाग जाओ, ये सारी की सारी दवाइयां हैं, और ये सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि खून को रोकती हैं, खून को खुश्क करती हैं। ठीक है जी। सभी स्टूडेंट अपने कैमरे ऑन कर लीजिए भैया, दिखना चाहिए मुझे आप लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। अब नंबर चार, मुकिल और रसौत, जो कि हम नाफे बवासीर दवाइयाँ पढ़ी है हमने, उसमें क्या मुकिल और रसोत 1-1 ग्राम पाउडर बनाकर पीस लिया। 1 ग्राम ले लिया मुकिल,
1 ग्राम ले लिया रसोत, और फिर क्या लिया, माजून जोगराज गुग्गल, एक माजून है, उसमें मिलाकर खिलाते हैं। ठीक है, साथ में क्या देते हैं, अर्के बादियान, अर्के मको, अर्के बरंजासुफ। ठीक है, ये क्या होता है, ये लीवर को मजबूत करती हैं, जिगर के फैल को, जिगर के फंक्शन को, लिवर के फंक्शन को मजबूत करती है। कौन कौन सी, अर्के बादियान यानी कि सौंफ का रख, अर्के बादियान, बादियान कहते हैं सौंफ को, सौंफ का रख। अर्के मको यानी कि भंबोलन का रख। ठीक है, अर्के बरंजासुफ, शीरा अनीसून, अनीसून भी एक तरह की सौंफी होती है। ठीक है, शीरा अनीसून, अनीसून यानी कि इसका जो है इसका एक तरीके से लार सी निकाल लेते हैं इसकी। ठीक है, शीरा मवीज मुनक्का, जो मुनक्का होता है ना, मुनक्का में पानी वानी मिला करके उसकी जो है क्या बना लेते हैं, चाशनी सी बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं। अनीसून की भी बना लेते हैं, मवीज मुनक्की की भी बना लेते हैं, और ये मरीज को पिलाते हैं। और माजून जोगराज गुग्गल उस पर 1 1 ग्राम पाउडर जो है मुकिल और रसोत का डाल करके खिलाते हैं। बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है, ऑपरेशन से बच जाता है आदमी। ठीक है, अगर ज्यादा ही थर्ड फोर्थ कंडीशन में पहुंच गया हो मॉडर्न के एतबार से तो बात अलग है, नहीं तो ऑपरेशन से भी बच जाता है कई बार। ठीक है, अब परहेज क्या क्या करना होता है। नंबर 1 तो हल्की हल्का खाना, यानी कि हल्का कहते हैं लतीफ, यूनानी में लतीफ के माने होते हैं हल्का, और जल्दी हजम होने वाला। हल्का हो और जल्दी हजम हो, जल्दी हजम होने वाले कहते हैं जूद हजम। जूद हजम यानी कि जल्दी हजम होने वाला, गिजा यानी कि खाना, यानी कि जूद हजम गिजा यानी कि जल्दी हजम होने वाला खाना। और रिच फाइबर डाइट, रिच फाइबर डाइट यानी कि जिसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा हो, जैसे हरी सब्जियां वगैरह हैं, ये ज्यादा दिया जाए ताकि कब्ज ना हो। ये है परहेज, हल्का खाना दिया जाए, जल्दी हजम होने वाला खाना दिया जाए, और रिच फाइबर वाला खाना दिया जाए। अब इसमें जांचें कौन कौन सी करते हैं, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न, थोड़ा सा उसको समझ लें, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करते हैं। क्योंकि यूनानी में तो इन्वेस्टिगेशन क्या है, कोई ऐसे खास है नहीं, वहां तो ज्यादातर पेशाब देख लिया किसी साफ सी शीशी में भर के, बल्ब वल्ब में भर के, तो ये सब चीजें हैं, नब्ज देख लिया, कारूरा देख लिया, पेशाब देख लिया। लेकिन मॉडर्न में चूंकि आजकल पैथोलॉजी बहुत डेवलप कर चुकी है, तो उन सब चीजों में क्या क्या देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं। नंबर 1 सीबीसी यानी कि हीमोग्राम कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करा लेते हैं, जिसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट, सारी चीजों का पता लग जाता है। नंबर 1 यूटीन, यूरिन करा लेते हैं, पेशाब करा लेते हैं, रूटीन माइक्रोस्कोपिक। सीटी स्कैन करा लेते हैं, सीटी कोलोनोग्राफी बोलते हैं। सीटी स्कैन जो होता है, जो इसका सीटी स्कैन होता है, इसको कोलोनोग्राफी होता है कहते हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट, इंग्लिश ट्रीटमेंट, इलाज क्या क्या है। नंबर 1 हाई फाइबर डाइट देते हैं, यानी कि ऐसी खाना देते हैं, हरी सब्जियां वगैरह, सैलड, सैलड बोलते हैं सलाद को, यानी कि हरी सब्जियां ऐसी जो कच्ची हरी सब्जियां हो, ठीक है, वो सारी सलाद होती है। आइस पैक, आइस पैक यानी कि, आइस पैक कहते हैं कि बर्फ से सिकाई, बर्फ से सिकाई का मतलब ये होता है कि एक पन्नी में जो है बर्फ, बनी बनाई पन्नी आती है, आजकल तो आइस पैक बने बनाए आ रहे हैं, और बना बनाया नहीं है तो फिर पन्नी में जो है बर्फ वगैरह डाल करके, या चमड़े के गिलाफ में बर्फ वगैरह डाल करके वो मिखाद कर रखेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, स्टेरॉइड्स देंगे। लोकल एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया यानी कि ऐसा एनेस्थेसिया जिसे जो है क्रीम की फॉर्म में भी लगे, जैसे जाइलोकाइन, जाइलोकाइन जेली होती है, वो जो है जाइलोकाइन जेली जो है, वो जाइलोकाइन जेली टट्टी के रास्ते में अंदर लगा लेते हैं, ग्लव्स वगैरह पहन करके। उससे क्या होता है, वो सुन हो जाता है और फिर वहां दर्द नहीं होता। या फिर इंजेक्शन लगा देते हैं कई बार, अगर बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है, मरीज पति बेहोश हुआ जा रहा है, बर्दाश्त नहीं दर्द हो रहा। एक चीज होती है काउटराइजेशन, प्लीज 2 मिनट मुझे और दे दीजिए, 2 मिनट में मैं आपका पूरा कर रहा हूँ। एक चीज होता है काउटराइजेशन, काउटराइजेशन जो है 2 तरीके का है, एक मॉडर्न है, एक यूनानी है। मॉडर्न, यूनानी तो ये है कि सोने से दाग देना, किसी को कहीं जो है मतलब कटवट गया, ठीक है, या कोई मस्सा वगैरह हो गया, या कुछ और तरह का जो है उभार हो गया, उसको दाग देना। सुजाता प्लीज समझ लीजिए, एक बहुत काम की चीज बता रहा हूं। तो जो मॉडर्न, जो यूनानी में है, यूनानी में होता है सोने से दागना, लोहे से दागना। ठीक है, ये तो हो गया यूनानी पुराने तरीके। और जो मॉडर्न क्या है, काउटरी एक मशीन आती है। ठीक है, अगर किसी नस को बंद करना होता है, उसमें फौरन क्या करते हैं, उसको जो है उसको उसको लगा देते हैं, वो एकदम फौरन उसके मुंह को बंद कर देती है, बल्कि काउटरी को भी लगाने की जरूरत नहीं होती। जो आर्टरी फोर्सेप होती है ना, जिससे जो नस पकड़ी हुई होती है उसी को टच कर देते हैं, वो भी यही काम कर देती है एकदम, यानी कि एक तरीके से नस को फूक देते हैं। तो उसको बोलते हैं काउटराइजेशन, यानी कि काउटरी वाला काम। खून को रोकना, इससे क्या करते हैं, खून को रोकना, मस्सों का फूकना, मस्सों को फूक भी देते हैं इससे, मस्सों को बाहर निकालना, ये सारे काम कर लेते हैं काउटरी मशीन से, और इसको बोलते हैं काउटराइजेशन। कई तबीब ऐसे हैं, कई आजकल के डॉक्टर ऐसे हैं, वो काउटरी से ही पूरा पाइल्स का ट्रीटमेंट कर देते हैं, मस्सों वस्सों को काट वाट के जो है, क्योंकि इसमें ब्लड भी नहीं निकलता, इसमें एक तरीके से फूक जाता है, सूख जाता है। इसमें टाँके भी मारने की जरूरत नहीं पड़ती कई बार, क्योंकि फूका और वो टाँका बंद हो गया, छुट्टी।
लाइगेशन, लाइगेशन किसको बोलते हैं? वेंस को रबर के छल्लों से बांधे। मान लीजिए कहीं मस्सा निकल रहा है तो उसके चारों तरफ क्या करेंगे, रबर का छल्ला बांध देते हैं। कुछ दिनों के बाद वो, दर्द जरूर होता है बहुत ज्यादा मरीज को, कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो झड़ जाता है, निकल के गिर जाता है। या फिर क्या है, सर्जरी, ऑपरेशन एकदम। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी अगर जो वैसे खाने वाली दवाई है कौन कौन सी? नंबर एक, एंटीबायोटिक्स, यानी कि इन्फेक्शन ना हो एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है। नंबर दो क्या देंगे? एनाल्जेसिक, दर्द ना हो उसके लिए दर्द निवारक। दर्द निवारक जो दवाई होती है उनको एनाल्जेसिक बोलते हैं। एनेस्थेसिया वाली दवाई, लोकल एनेस्थेसिया वाली दवाई, यानी कि ऐसी दवाई है जो सुन्न कर दे, जैसे जाइलोकाइन, ग्लव्स पहन के जाइलोकाइन जेली लगा दे लेटरिन के रास्ते में। ठीक है जी। ये सब चीजें हैं। या एंटी हिमेटिक, एंटी हिमेटिक यानी कि वो दवाई है जो कि खून रोकती है, जैसे ट्रांजेमिक एसिड। ठीक है। और कैडिस्पर सी वगैरह जो है टैबलेट फॉर्म में आती है। ट्रांजेमिक एसिड जो है वो इंजेक्शन फॉर्म में आती है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है। एक इथेमसाइलेट आती है। ठीक है। ये सारी सारी क्या है, एंटी हिमेटिक यानी कि खून रोकने वाली दवाई है। तो ये सारे का सारा जो है इलाज खाने में करते हैं, लगाने में करते हैं। ऑपरेशन वाले को ऑपरेशन का मशवरा दिया जाएगा, लाइगेशन वाले को लाइगेशन, यानी कि जहाँ जो है इसके रबड़ के छल्ले बांधने होते हैं। काउट्रेजन यानी कि जो काउट्री से फूक देते हैं, ये अलग कर देते हैं। खाने में स्टेरॉइड भी है, फाइव, ठीक है, हाई फाइबर